Shri Vibhas Kumar Sir, Professor of Practice at CIMB, former Executive Director IOCL, Bihar and Jharkhand. I would also like to welcome Honorable Professor Dr. Rakesh Kumar Singh Sir, Head of Nanotechnology, Center at Aryabhatta Knowledge, University Patna. He is also Chancellor Awarded Honor with Best Young Teacher of Bihar, with research contributions in modern field of nanoscience. I also take this opportunity to heartily welcome Honorable Shri Pramod Kumar Sir, CAO CIMB and CEO CIMB BIF for today's IIC celebration activity session on National Technology Day on topics from idea to impact, the startup journey in the digital age. I'm delighted to have each one of you here with us, sir. Now, it's my honor to invite Honorable Shri Pramod Kumar Sir to deliver welcome address. आज के इस तौर पे श्री विभास कुमार जी और स्पीकर के रूप में डॉक्टर राकेश कुमार जी दोनों का मैं बेहद में स्वागत करता हूँ। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर इससे बेहतर वक्ता मिल नहीं सकते थे और विभास सर यहाँ एक बार पहले भी विभास सर का सेशन हुआ है और वो बहुत पॉपुलर रहा है। हमारे इनक्यूटी सर को सुनने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते हैं और अभी तक नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे यहाँ पे कोई भी सेशन नहीं हुआ है और ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कि बहुत सारे स्टार्टअप्स का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक बार भी सेशन नहीं हुआ तो हम बहुत ही आभारी हैं राकेश जी के, जो कि आज यहाँ पे का सेशन हो रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा लैब, बहुत विस्तृत लैब और बहुत समृद्ध लैब है और डॉक्टर राकेश जी देश के जाने माने विद्वान हैं। इनका 150 से ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशन है। तो मैं चाहूंगा कि विभास सर और राकेश सर के लिए जोरदार ताली हो। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं राकेश जी को आमंत्रित करूंगा कि वो thank you, Pramod sir, and the Chief Executive Officer of CIMB Innovation Center, Sri Vibhas Kumar sir, the Professor of Practice CIMB and ex-ED IOCL Bihar and Jharkhand region, Sri Rajiv Kumar ji, dear students and the staff members of this incubation center. आज का जो टॉपिक मैंने ये देखा था शायद डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ चीजें थी और मैं चूंकि नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी एरिया का आदमी हूँ, मैं उससे जोड़ के थोड़ी सी बात को आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी है। आज का दिन ऐसा दिन है जिस दिन हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का भी नारा दिया। हम सबको वो चीज नहीं भूलना चाहिए। जय जवान जय किसान तो हमारी बहुत बड़ी समाज की योगदान का एक हिस्सा है। कहा जाता है जवान तो रक्षा करते हैं हमें। आप देखेंगे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों। दुर्गा जी को देखिए, काली जी को देखिए, उसके साथ शस्त्र भी हैं और शास्त्र भी हैं दोनों को। इसलिए कोई भी अच्छा काम करते हैं तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का होना आवश्यक है। उस मामले में हमारे जवान का बहुत बड़ा योगदान होता है। जय जवान। किसान हमारे जीवन में जो अन्नदाता है, अगर अन्नदाता के आंख में आंसू आए तो शायद वो अन्न कभी नहीं बचेगा।
इसलिए अन्नदाता सुखी भव, संत लोग बोलते हैं कि अन्नदाता को सुखी होने का शुभकामना आशीर्वाद सबको देना चाहिए। जय किसान। और विज्ञान, आप जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, आप देखेंगे तो कहा जाता है कि कोई भी देश बिना वैज्ञानिक के महाशक्ति नहीं बन सकता। और विज्ञान और वैज्ञानिक वो समाज में एक इमेज एस्टैब्लिशमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस से लेके हमारे गांव के लेवल तक बहुत सारी योजनाएं सरकार की और एनजीओज की चलते रहे। तो ये जय विज्ञान का नारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने दिया था आज के दिन, पोखरण में जो विस्फोट हुआ था न्यूक्लियर बम का। तो आज उसी के उपलक्ष्य में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाई जाती है हमारे देश में। इसके पहले नेशनल साइंस डे भी मनाई जाती है। नेशनल साइंस डे का आपको पता है क्यों मनाई जाती है? कि हमारे भारत में रह के पढ़ाई करने वाले सीवी रमन का पहली बार रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे, और जो प्रथम भारतीय थे जो भारत में रह के नोबेल प्राइज हुई, और उसके बाद किसी भारतीय को नोबेल प्राइज नहीं मिला। इंडिया में रह के, इंडियन बॉर्डर को बाहर में मिला है। तो सोच सकते हैं हमें विज्ञान को, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है। तो नेशनल साइंस डे और नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना विज्ञान और वैज्ञानिकों के हम महाशक्ति नहीं बन सकते। जो हमारी टेक्नोलॉजी संस्थाएं हैं, जैसे IITs हैं, आप देख रहे हैं उसके मैक्सिमम लोग हमारे इंडस्ट्रीज में जाते हैं, IAS में जाते हैं, मैनेजमेंट्स में जाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कहीं न कहीं कमी है, तो उसको पूरे विस्तार से पैराजल करने की जरूरत है, अवलोकन करने की जरूरत है। कहाँ कमी है जहां पर हम मैक्सिमम लोगों को उस एरिया में ला सकते। इस तरह की एक्टिविटीज का मूल उद्देश्य यही होता है कि टेक्नोलॉजी में लोगों को लाना, जय विज्ञान का नारा। अब मैं इस पृष्ठभूमि से थोड़े विषय वस्तु पे आता हूं। विषय वस्तु में जो डिजिटल वर्ल्ड की बात हो रही थी, आइडियाज फॉर स्टार्टअप्स। तो आज डिजिटल युग में आप देखते हैं कि एक हम ATM कार्ड लगाते हैं और आपका मनी ट्रांसफर हो जाता है। आप व्हाट्सएप से 100 पेज भेजते हैं और वो लाखों किलोमीटर, 1000 किलोमीटर वो ट्रांसफर हो जाता है। कभी सोचा है कि ये चीजें कैसे होती है? ये ले जाने वाला कौन चीज होता है कि आपके 100 पेज के मैटर्स को मिनटों में यहां से अमेरिका और दिल्ली और जापान भेज देता है, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल्स के थ्रू। ये सारे डिजिटल वर्ड्स जो आए हैं, आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तुरंत अकाउंट्स के ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सारे चीजों को कैरी करने वाली एक बहुत हाई कॉन्शसनेस एनर्जी हमारे स्पेस में है। आप इस स्पेस को देख रहे हैं, ये पूरा स्पेस आपको खाली दिख रहा है। कहीं कुछ पकड़ सकते हैं आप? नहीं पकड़ सकते। लेकिन ये स्पेस इस तरह खाली है नहीं। ये खाली स्पेस अति सूक्ष्म कॉन्शसनेस एनर्जी से भरा पड़ा है। इसको हम लोग गांव की भाषा में, छोटी भाषा में कहते हैं, ठूस ठूस की एनर्जी भरी हुई है। लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी आंख की अपनी एक सीमा है ना। तो वो एनर्जी है जो इस चीजों को कैरी करता है, जो आपके मैटर्स को कैरी कर रहा है, आपके एनर्जी को कैरी कर रहा है, आपके मटेरियल्स को कैरी कर रहा है। उस इनविजिबल पावर को जानना ही हमारा विज्ञान होता है। उस इनविजिबल पावर पर आधारित टेक्नोलॉजी को करना, वो हमारी टेक्नोलॉजी डे का उद्देश्य होता है। कहते हैं चिंतन करना, थिंक डिफरेंटली, वी विल बी द साइंटिस्ट। भले लगता होगा कि वैज्ञानिकों की बहुत इज्जत नहीं है। आप याद करिए, जिस समय डॉक्टर कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति थे, पूरे विश्व में हमारे देश की इमेज कितनी अच्छी थी। भारत का राष्ट्रपति कोई एक वैज्ञानिक है। हाँ, तो इस तरीके से जो हमारे ये सूक्ष्म ऊर्जा हमारे आसपास भरी पड़ी है, वही सूक्ष्म ऊर्जा, वही सूक्ष्म कण, वही सूक्ष्म मटेरियल जो होती है, वो नैनो साइंस होता है, नैनो मटेरियल्स। कोरोना वायरस का नाम सुना ना आप लोगों ने? कोरोना वायरस को किसी लोगों ने देखा? लेकिन कितने लोगों की जान ले ली। पूरे विश्व में उन्होंने एक धमाल मचा दिया, लेकिन कोई AK-47 और कोई मिसाइल, कोई एटम बम उसको मार नहीं पाए। 80 नैनोमीटर से उसके पार्टिकल साइज थे। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, है ना।
तो इस तरीके से नैनो जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर्स का एक उसका डायमेंशन स्केल्स होते हैं जिसको नैनो मटेरियल्स कहते हैं। और हमारे साइंस के अनुसार 1 to 100 नैनोमीटर जिसके साइज होते हैं मटेरियल्स के, वो नैनो मटेरियल्स कहता है। तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड और लाइफ साइकिल का ऑपरेट नैनो स्केल। पुराण पता है कि अभी हमारे माँ जो है बचपन में सबको काजल लगाते थे। कितने लोगों ने काजल देखा था लगाते हुए? हाँ, शादी में लड़के और लड़कियां भी काजल लगाते। पता है काजल क्यों लगाते थे? हम लोग क्या बोलते हैं, किसी की नजर ना लग जाए। ये तो हमारी एक नजर ना लग जाए, तो नजर नहीं लगने के क्या उसमें कुछ एनर्जी होगा, कुछ डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगी उसमें। तो उस काजल को जब वैज्ञानिक उसका एनालिसिस और रिसर्च उस पर होते हैं, तो वो जो है कार्बन नैनो ट्यूब्स है उसके अंदर, है ना। और वो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल है, और वो नैनो होने से यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, है ना, एंटी वायरल इफेक्ट, सेफ्टी पर्पस से उसको लगाया जाता है, किसी वायरस बैक्टीरिया का ऐसा उस पर ना हो, और देखने में भी ब्यूटिफिकेशन सुंदर लगे। तो नैनो ऐसे ही हमारे पूरे वातावरण में, जो मैंने बात किया कि ये एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है आपका, ये 100 पेज मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, इसको हमारे मॉडर्न साइंस ने कहा है स्ट्रिंग थ्योरी। जैसे स्ट्रिंग को आप तोड़ेंगे तो पतले पतले रेसे निकलेगा ना, स्ट्रिंग को पतले पतले रेसे, तो तोड़े पतले पतले रेसे मिलके एक स्ट्रिंग बना हुआ है। इसमें भी एक स्ट्रिंग पहना हूं, धागा, ये धागे में पतले पतले रेसे मिलके एक स्ट्रिंग बने हुए धागे। तो मॉडर्न साइंस कहता है कि ये जो स्पेस है, यह स्पेस इसी तरह पतले पतले धागे से मिलकर लाइक ए स्ट्रिंग बना, और इसको स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। और प्रोफेसर अशोक सेन है जिन्होंने इस पर बहुत बड़े, भारत के जनक माने जाते हैं स्ट्रिंग थ्योरी पे। और इस चीजों को हमारे वेदों में कहा गया है, द होल वर्ल्ड इज मेड ऑफ सेम कॉन्शसनेस एनर्जी। ये पूरी जो आसपास का वातावरण है, दुनिया है, इसी तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर। तो जब छोटे स्केल पे किसी चीज को सोचते हैं, वो बड़ा इनोवेशन है। इस तरह हमारी नैनो टेक्नोलॉजी एक एग्रीकल्चर से लेके, वेदों से लेके, फिजिकल वर्ल्ड से लेके, लाइफ साइकिल के पूरे ऑपरेशन में संलग्न है। तो थिंक डिफरेंटली एट ए स्मॉल लेवल विल गिव द बिग इनोवेशन। छोटे स्केल पे सोचने से बड़ा बड़ा इनोवेशन देता है। इतने लोगों ने टीपू सुल्तान के डैगर का नाम सुना था? टीपू सुल्तान के डैगर का नाम सुना था? टीपू सुल्तान का नाम सुना? उस जमाने में हथियार AK-47 नहीं हुआ करते थे, बंदूकें नहीं होती थी। पता है कि हमारे गांव में जो लोहार भाई होते हैं, वो उसमें आग में डालते हैं, क्योंकि आपका स्टार्टअप टॉपिक है, तो अपनी आइडियाज को, अपने आसपास के रिसर्च को, टेक्नोलॉजी को, डेली लाइफ के साइंस को टेक्नोलॉजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं फोकस कर रहा हूँ डिजिटल वर्ल्ड के साथ। तो लोहार भाई जो आग में डालते हैं वो लोहे को, और फिर निकालते हैं, और फिर पानी में डाल के फिर उसको हैमरिंग करते हैं, देखा है ना, शहर में भी करते हैं। उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे ही आग में डाले और फिर पानी में डाल के क्वेंचिंग किया, ठंडा किया, तो जैसे ही पानी में डाल के उसकी हीट एनर्जी दिया, और हीट एनर्जी देने के बाद उस मटेरियल्स को एक एनर्जी मिला, और उस एनर्जी को पानी में डाल के आपने ग्रैब किया, और उसके बाद उसको टूट दे रहे हैं आप। किसी आदमी को आग में डाल दीजिए, फिर पानी डाल दीजिए, पुनः उसकी पिटाई करिए, उस पूरे मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल। तो मटेरियल्स के जो प्रॉपर्टी होता है, वो एक मेडिसिन से लेके नेचुरल मटेरियल, कोई भी एग्रीकल्चर मटेरियल तक हो, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके एटम मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट्स पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हैमरिंग करना, हीटिंग करना, क्वेंचिंग करने से उस मटेरियल्स की प्रॉपर्टी बदलती है, और वो बदलने की प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी आता है जो नैनो स्केल में भी आता है, और वहां पर उसकी शार्पनेस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए कहता वो हथियार काफी मतलब खतरनाक। तो क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम लोग स्टार्टअप में ला सकते हैं कुमोद सर? हमारे यहाँ है, लेकिन उसकी विज्ञान पता नहीं है। ठीक है, हमारे कुम्हार भाई देखते हैं वो घड़ा बनाते हैं, घड़ा में आप कहते हैं कि वो पानी जो है
ठंडा हो जाता है। लोकल लोकल साइंस को आप देखेंगे, वो ठंडा क्यों होता है? कि ठंडा होता है कि उसमें कहते हैं पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, पोर साइड, पोरस उसको हिंदी में हम लोग छिद्र होगा तो कुछ बोलते हैं ऐसा। तो पोर स्ट्रक्चर जो है वो भी नैनो स्ट्रक्चर होता है ना। तो नैनो बनता कैसे है? अब देख लें, दूसरी आइडिया मैं कहता हूं, आप चले जाइए किसी कुम्हार भाई के पास जो घड़ा बनाते, देखिएगा वो बाहर से पूरे पुआल को ढक देते हैं, कच्चा मिट्टी डाल देते हैं, अंदर में आग जग देते हैं। तो उसका क्या उद्देश्य है? कि अंदर की हीट एनर्जी को बाहर जाने से रोक दे, और ना ही बाहर का कोई हीट एनर्जी अंदर आए। तो कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल। तो लोकली वो वहां पर मिट्टी को डाल के, ऊपर पुआल डाल के अंदर आग देते हैं और उस घड़ा को, दीप को पकाते हैं। उस आइडियाज को हमारी जर्मनी ने अडॉप्ट करके मफल फर्नेस बना दिया, और आज एक एक फर्नेस का कीमत 1 लाख रुपया से लेकर 25 लाख रुपया लगता है। तो क्या उस टेक्नोलॉजी को, उस विज्ञान को हम लोग स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते? हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के मटेरियल्स को डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर नहीं सोच सकते। हमें सोचने के लिए चिंतन करना पड़ेगा, तो चिंता करने के लिए लोग रेडी नहीं। अभी आप देखे होंगे, मैं एक एग्जाम्पल्स को, मीडिया पर्सन भी हो तो कोई मुझे डर नहीं है। जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पटना में आ रहे हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगा रहे हैं, वो विज्ञान को मैकेनिकली प्रैक्टिस करते हैं या विज्ञान को दैनिक जीवन या वातावरण टेक्नोलॉजी से जोड़ के पढ़ा, लेकिन बच्चे जा रहे हैं रस जा रही। जब तक हम विज्ञान और विज्ञान के प्रिंसिपल को, कहते हैं कि नेचर ऑफ द ट्रुथ, नेचर का जो ट्रुथ है उसको विज्ञान कहते हैं, जब तक हम प्रकृति से नहीं जोड़ेंगे बच्चों को, युवाओं को, इवन शिक्षकों को नेचर असिस्टेड टीचिंग्स नहीं करेंगे, तब तक वो विज्ञान और वैज्ञानिक पैदा नहीं हो सकते। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, आप एक टॉफी दीजिए हाथ से, वो तुरंत दूसरा हाथ बढ़ा देगा, मतलब ही नो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक हाथ दिया तो दूसरा बढ़ा दिया। आप बॉल फेंकिए बच्चों को तेजी से, देखिए वो भी उधर से उतना ही तेजी से बॉल फेंकता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो प्रकृति के सभी नियमों से अवगत, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो नेचुरल प्रोसेस जो है प्रकृति के साथ खेलने का, प्रकृति के साथ एंजॉय करने का, वो घटते जाता। तो वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है, अगर हमें हायर एजुकेशन तक बना रहे, खास करके स्कूल एजुकेशन जो 9 से 12 है, तो फिर वो नेचर असिस्टेड टीचिंग पर हमारे विज्ञान और वैज्ञानिकों को एक नई दिशा, और वो सारी चीज हमारी छूट जाती। तो विज्ञान को मैकेनिकली प्रैक्टिस करने से टेक्नोलॉजी डे नहीं मनाया जा सकता। विज्ञान को दैनिक जीवन में उतारने की जरूरत होती है, प्रकृति के साथ जोड़ने की जरूरत होती है, और प्रकृति के साथ जोड़ के उसके वैज्ञानिक एनालिसिस के बाद उसको टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करने। इसलिए तो कुमोद सर जैसे, विभास सर जैसे, राजीव जी जैसे लोग यहाँ पर हैं, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये मौर्य लोग कॉम्प्लेक्स जहाँ मार्केट लोग करने आते हैं, यहाँ पर एक ज्ञान विज्ञान और बिजनेस की बात हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर पूरे मौर्य लोग कॉम्प्लेक्स के लोगों को भी पता हो, जो लोग ऑनलाइन भी जुड़े हैं, कि इस जगह पे एक बहुत बड़ी स्टार्टअप की भी मीटिंग्स होती हैं, स्टार्टअप सेंटर्स भी हैं, और CIMP जैसे संस्था इनके साथ जुड़े हैं। तो इस टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर ये बातें हों कि हमारे नेचर और नेचर के आसपास जो गतिविधियां होती हैं, क्या उस गतिविधियों को हम पेटेंट कर सकते हैं? क्या उस गतिविधियों पर हम स्टार्टअप कर सकते हैं? क्या उस गतिविधियों पर हम एक बिजनेस मॉडल एस्टैब्लिश कर सकते हैं? ये बहुत चीजें हमारे पास खड़ी हुई। अभी मैं विभास सर को एक शेयर एक्सपीरियंस कर रहा था, धान का भूसा जो होता है, हमारे MTech PhD के स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से आए हैं, लोग काम भी करते हैं। वो धान के भूसे में सिलिका मटेरियल प्रचुर मात्रा में अवेलेबल, और उस सिलिका को टाइल्स में लोग डाल के उसको मैकेनिकल हार्डनेस बढ़ाते हैं, ईंट में डालते हैं, ये पेंट भी होता है उसका। आप देखे होंगे, मैं तो बिहार का पूर्णिया जिला का रहने वाला हूँ, नेटिव प्लेस। मेरे गांव में आदिवासी भाई लोग काफी है। मैं बचपन में देखता था मिट्टी में वो धान के भूसे को मिला के लोग दीवार बनाते, तो हम लोग उस समय नहीं समझ पाते थे भाई क्यों मिला। अब वो समझ में आता है, वो धान के भूसे निकालने मतलब वो दीवार की मैकेनिकल हार्डनेस बढ़ जाए, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो पोरस स्ट्रक्चर है, जो सिलिका मटेरियल है, उसके साथ केमिकल बाइंडिंग बना के मैकेनिकल हार्डनेस। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से ऐसा होते आ रहा है। इस तरह के सूक्ष्म पार्टिकल्स धान के भूसे में एक फंक्शनल मटेरियल के रूप में अवेलेबल,
तो मैनेजमेंट एजुकेशन का ये उद्देश्य होता है रिसर्च और टेक्नोलॉजी को इस तरह ट्रांसफर करके मैनेजमेंट क्रिएट करना। इस तरीके से नेचर में वो धान के भूसे को लोग जाके कन्वर्ट हम लोग करें, इजीली वे में हम लोग उसको सिलिका निकालते हैं उसके धान के भूसे से। लेकिन जो कहते हैं कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि वो उसके पीछे लगा रहे, उसमें क्या गुण क्या है, ऐसे काम करने वाले लोग इसमें शॉर्टकट मेथड्स लोग खोजते हैं, जल्दी पैसे हो, ज्यादा बिजनेस हो। लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए शॉर्टकट मेथड्स नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत लंबा इंतजार भी करनी पड़ती है। लेकिन एक बात और है, सूद ब्याज जोड़ के मिलता भी है, ना कोई दे तो ईश्वर जरूर देते हैं, ये मेरा विश्वास है ना, कि ईश्वर जरूर देंगे, प्रकृति जरूर देते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग तन मन धन तीनों। और जब सफलता, हम लोग, चूंकि मैं प्रोफेसर एच.सी. वर्मा का नाम सुना होगा अपना IIT कानपुर, हम उसके परम शिष्यों में से एक हैं, अभी उनके साथ सहयोगी के रूप में हम लोग कार्य करते हैं। सब बार बार एक चीज कहते हैं, जब आप बहुत मेहनत और तपस्या के साथ काम करते हैं तो वो सारी चिंता नेचर करती है, और नेचर आपको एक सफलता की राह पर ले जाता है आज न कल, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड की जो आइडियाज स्टार्टअप के लिए, एक आप देख लेंगे आपके जो ATM कार्ड हैं, उस ATM कार्ड के पीछे में लेपिंग है, जिसको कहते हैं वहां पर, उसको काला जैसा क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो वो जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है वो क्या है पता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स, और उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी जितनी फास्ट है, वो स्टोरेज कैपेसिटी इसलिए फास्ट है कि वो मटेरियल का साइज भी छोटा है, और साइज छोटे होने से उसको नैनो समझ सकते हैं, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया। पहले हमारे पास फोन हुआ करता था, वो इनकमिंग आउटगोइंग वाले, हम फोन करते थे और वो लोग सुनते थे, लेकिन आपके पास सिम हो गए छोटे जैसे, अब इसमें आप चिट्ठी भी लिख देते हैं, SMS भी कर देते हैं, आप पोर्टेबल भी लेके जाते हैं, इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं। तो छोटे स्केल पे आने के बाद मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज बदल, इसलिए सूक्ष्म लेवल पर, छोटे लेवल पर सोचे बिना कोई काम बड़ा नहीं होता। सूक्ष्म लेवल पर सोचना, और सूक्ष्म लेवल पर सोचने के बाद नई नई बातें उसमें निकल के आती है, जो मैंने आपको स्ट्रिंग थ्योरी में कहा। आप ये सोचें कि इतने सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन आखिर कौन ले जा रहा है, तो उस तरह स्पेस पर सोचने वाले लोग, नेचर पर सोचने वाले लोग, प्रकृति में हो रहे नियमों पर सोचने वाले लोग आज देश में, समाज में कमी है। इसी को बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज को हमारे राजनेताओं लोग, हमारे वैज्ञानिकों लोग, हमारे शिक्षाविदी लोग इस तरह की नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल साइंस डे मनाता है, कि टू प्रोवाइड द इमेज ऑफ एजुकेशनिस्ट, साइंस एंड साइंटिस्ट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। बहुत सारे देखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ साइंस सेलिब्रेट होते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री, इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ केयर। ये सारे का यूनाइटेड नेशन का जो प्लान होता है कि आप अपने पूर्वजों के काम को देखें, आप जो वेदों में जो बातें सच्चाई से लिखा है उसको देखें, आपके जो एजुकेशनिस्ट हैं, आपके जो, कभी आप बुजुर्गों से बात करें, बहुत बड़ी बड़ी बात है, उस बातों को अगर हम साइंटिफिकली प्रूव कर दें एविडेंस के साथ, तो बहुत नई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। जैसे मैंने अभी लोहार भाई की बात किया, वो आग में डालते हैं, पानी में डालते हैं, फिर हैमरिंग करते हैं, एक हैमरिंग करते करते एक ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आता है जिसकी शार्पनेस बढ़ जाती है, उसके अंदर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का जन्म हो सकता है। देखें, वो जो हम घड़ा बनाते हैं, घड़े को कंसेप्ट को देखिए बनाते हैं, उससे बड़े डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के मटेरियल्स को बना सकते हैं। मैंने धान की भूसे की बात किया, उसमें सिलिका मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में है, उससे हम बहुत चीजों को ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं सर को भी शेयर कर रहा था, फूड मटेरियल्स हम लोग मसाले खाते हैं, कितनी कंपनियां, एक हल्दी है, कितनी कंपनियां बनाती, 15-20 कंपनियां होंगी जो हल्दी मसाले बनाते हैं, लेकिन क्या कितने मसाले का साइंटिफिक एविडेंस है, वैज्ञानिक आधार है उस मसाले के खाने के? हो सके 2-4 हो, लेकिन क्या उस मसाले को अगर हम बिहार में प्रोडक्शन लार्ज मात्रा में होता है, उस मसाले को हम नैनो स्केल पाउडर बना के हम लोग बनाते हैं, तो क्या देखते हैं, सूक्ष्म पार्टिकल बनाते हैं ग्राइंडिंग कर करके, ताकि वो जैसे दूध में आप हल्दी डाल के पीने का क्या कॉन्सेप्ट, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ शरीर के, है ना, पाउडर के फॉर्म।
अब देखें, हम वो जाता यूज करते थे पुराने जमाने में, हमारे वो दादी नानी, आप लोग को देखे होंगे ना देखे, ग्राइंडिंग मशीन। वो ग्राइंडिंग मशीन को यूज करके हमारे वेस्टर्न कंट्री ने वो ग्राइंडिंग मशीन बना दी, लेकिन हम लोग उस कंसेप्ट को यहीं पे छोड़े। तो वो सब भी एक आइडिया हो सकती है कि हमारे रूल बेस्ड जो इस तरह की चीजें हैं, उसको यूज करके हम स्टार्टअप कंपनी रूप में इक्विपमेंट्स को बनाए। एक जितने भी इक्विपमेंट्स आपने हमारे लैब में देखा भी सर, एक भी इक्विपमेंट्स इक्विप में इंडियंस ने। तो हमारे देश में IITs हैं, इसमें बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, तो वो भी चीजें क्यों नहीं हो रही है, बहुत बड़ा विचारणीय चीजें हैं। कहाँ कमी है? जब युवा पीढ़ी कहती है हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, मुझे शॉर्ट टर्म में नौकरी चाहिए, पैकेज चाहिए, है ना? तो किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, वो उस पर एक विचार करने की जरूरत होती है, कहाँ कमी करने की जरूरत है। युवा पीढ़ियों को भी पैकेज चाहिए, पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सारी चीजें अवलोकन करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट जरूर है, आप बड़ी पैसा बहुत कमा लें, लोकल रिकॉग्निशन ले लें, लेकिन इस मनुष्य जीवन का भी एक बहुत बड़ा importance है। ये मनुष्य जीवन मिला जो है हमें कुछ अच्छे कार्यों के लिए, और कुछ खास दिनों के लिए हम सब इस पृथ्वी पर आए हैं। इस खास दिनों में कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा। ऐसा आप तो एक पैकेज थोड़े दिन की रिकॉग्निशन दे सकता है, एक हाई सैलरी थोड़े दिन का रिकॉग्निशन दे सकता है, लेकिन विज्ञान वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और स्टार्टअप, जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, उनके द्वारा किए हुए कामों को ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम होता है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अपने मनुष्य जीवन के बारे में भी सोचें। दिक्कतें आएगी, मुझे ऐसा लगता है, समस्याएं आती है, बट प्रकृति उसको जरूर केयर करती है, ऐसा मुझे कुछ अनुभव हुआ है, इसलिए मैं अपनी शेयर करता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी समस्या हम लोगों को भी आती है, लेकिन ईश्वर को समर्पित करते हैं, नेचर को समर्पित करते हैं, सॉल्व हो जाता है और रिकॉग्निशन भी मिलता है। अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 40-45 के करीब में हूँ। अभी तक 212 इंटरनेशनल टॉक, नेशनल टॉक पूरी दुनिया में ब्लॉक लेवल से दिया हूँ। बहुत लोगों का आशीर्वाद मिलता है, शुभकामना मिलता है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप जो आपका टाइटल था, डिजिटल मतलब सूक्ष्म लेवल पर सोचें और बड़े बड़े इनोवेशन को जन्म दें। तो प्रकृति और ईश्वर सब ख्याल रखते हैं, प्रकृति को, सत्य को जानने की कोशिश करें, तो सारे स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी हमारे पास खुद आ जाएगी। शेष तो हमारे साथ सारी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। इसी शब्दों के साथ बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। Now we'd like to request on Shri Vasudha. Maybe we can take few questions if you want. हाँ हाँ, Let's take few questions. मेरा सर एक क्वेश्चन है, मतलब जस्ट एक वेरी, वैसे तो एससी वर्मा सर 11-12 में बहुत पिटवाए हैं सर। नहीं, एचसी वर्मा की किताबें सिर्फ 11-12 लोग नहीं पढ़ते, MSc के भी बच्चे पढ़ते हैं, BSc के भी बच्चे पढ़ते हैं। वो पिटे कि नहीं पता नहीं सर, हमारा तो 11-12 में था। क्वेश्चन सर मेरा ये है, जैसे आपने बोला लोहार का एग्जाम्पल दिया या फिर काजल का एग्जाम्पल दिया, अब ये सब जब लोहार यूज करता है सर तो उसको पता नहीं है कि एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है स्ट्रक्चर, राइट? वो जो है सो कहीं से देख करके कहीं से करके, तब उसको थ्योरी भी पता नहीं होगी, कुछ नहीं, काजल का फंडा पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग वर्षों से यूज करते आ रहे हैं। जो अभी तक हम लोग जो सबसे बड़ा इन्वेंशन समझते हैं सर, वो हम लोग समझते हैं कि न्यूटन का फॉलिंग द एप्पल, और वो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन वाला है, या फिर आइंस्टाइन ने E=mc² कर दिया, राइट? जब भी ये सब इन्वेंशन हो रहा था सर, उस वक्त ना कंप्यूटर्स थे ना कुछ था, मतलब आदमी अपने विस्डम पे या फिर उस कैलकुलेशन पे करता था, या फिर आप सोलर सिस्टम का जितना अपनी कर लीजिए। तो आज से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, सब चीज हो गया है, बट उस लेवल का ना तो रिसर्च आ पाया है, ना उस तरह की कोई थ्योरी डेवलप हो पा रही है जिसपे कि जो है सो सारा फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स या चीज, क्या ऐसा मतलब क्या हम लोगों ने मतलब ऑब्जर्वेशन। इसलिए तो सर इस तरह की टेक्नोलॉजी डे मनाई जा रही है। इसका उद्देश्य ही है कि आदमी की कॉन्शसनेस को बढ़ाना, चेतना को बढ़ाना। पुराने जमाने में जैसे कह रहे थे कि लोगों ने पहले बहुत बड़ा बड़ा काम किया है, तो उन लोगों ने के पास तो कोई उपकरण थे नहीं उस समय, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे नहीं, लेकिन एक किसी चीज को समझने का चेतना का विकास भी होता है। आपकी जो सोल है, जिसको कहते हैं कॉन्शसनेस है, जैसे आप समय का निर्धारण करते, घड़ी देख के करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी अध्ययन करते हैं। तो वो जो कॉन्शसनेस है, निश्चित रूप से उनका चिंतन का विषय बहुत बड़ा है।
जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल सर को बता रहा था, भस्म। भस्म का नाम सुना है आप लोगों ने? भस्म लोग खाते हैं, कहते हैं छोटे बच्चों को भस्म शहद के साथ दे दीजिए तो इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए। ऐसा क्यों भाई? वो भस्म भस्म जो है अति सूक्ष्म पार्टिकल, और वो शहद उसमें मिला देने से कि वो कैरियर कर, और वो ले जाता है कोशिकाओं तक, और वहां मॉलिक्यूलर लेवल पर उसकी इफिकेसी बढ़ा। तो ये चीजों का 500 साल पहले ये हमारे वेदों में लिखा हुआ। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी भस्म को, जो आधुनिक उपकरण है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे, उससे हम जाके उसके साइज को मेजर कर रहे हैं। तो मैं साइज मेजर कर रहा हूं तो देख रहा हूँ अति सूक्ष्म पार्टिकल है, वो नैनो है। तो उनके द्वारा किए हुए कार्य और हमारी फाइंडिंग को हम उसके साथ जोड़, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर फाइंडिंग पा रहे हैं उनके पास साइंस नहीं है, और मैं साइंस दे रहा हूं, तो साइंटिफिक एविडेंस मुझे मिल रहा है और मैं उसके रिसर्च से जोड़ रहा हूँ। इफिकेसी क्यों दिखा रहा है? कि साइज छोटा था। तो वो उन लोगों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे उस समय के लोगों को ये पता था। उस समय भले आधुनिक उपकरण नहीं, या उस मटेरियल में क्या कंपोजिशन था वो पता नहीं, आप उसको वैलिडेट कर रहे हैं। वैलिडेट कर, और आप थोड़ा सा मदद कर दीजिए उसमें। आप इस आइडियाज को स्टार्टअप के थ्रू बिजनेस में कन्वर्ट करा दीजिए। हम एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भारत में, बिहार में ये पैदा हो रही है, और बाजार में ला दीजिए। बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो डब्बे में अच्छे पैकिंग के साथ मिल रही है, लेकिन साइंस नहीं है उसका, और हम लोग उसका प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, दूसरा मैं इसी एग्जांपल बताऊं, चांद की रोशनी है। चांद की रोशनी कहता है कि लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा के रोज खाने से बीमारियां दूर हो जाए, कुछ कहते हैं लोग। मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के मदद से चांद की रोशनी में जलकुंभी का एक भस्म बनाया, कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए बहुत उपयोगी। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर यूज करते हैं, लेकिन उनको रिसर्च पता नहीं। तो मैंने चांद की रोशनी में मटेरियल्स को बनाया, उस नक्षत्र जिसको कहते हैं, इसमें चांद की रोशनी डोमिनेंट होता है, और एक रोहिणी नक्षत्र जिसमें चांद की रोशनी डोमिनेट नहीं, तो दोनों में बनाया, और दोनों की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी और बायोमेडिकल एप्लीकेशन मैंने मेजर किया। अभी मैं देख रहा हूं सही में वो कैंसर लाइन सेल पर इफेक्टिव है, मुझे मिल रहा है। अब बताइए, मैंने उसके विज्ञान को निकाल दिया, उसकी प्योर अंदर के खजाने को खोल के निकाल दिया। क्या एटम कैसे अरेंज है, क्या क्रिस्टल साइज है, क्या कंपोजिशन है। अब आप कह रहे हैं कि उसको बिजनेस मॉडल पे लाने के लिए, वहां हम लोग फंसते हैं कि उसको हम लोग बिजनेस में ले जाएं। इनक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए, एक ऐसे लोग हो जो उस आइडियाज को स्टार्टअप में कन्वर्ट करें। ये जो आपका स्टडी है ये कितने पेशेंट पे? वो तो पेशेंट पे नहीं है, साइंटिफिक स्टडी से लाइन है, और जो उसकी पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको विभिन्न इक्विपमेंट से करें। तो हमने रिसर्च पब्लिश किया, ज्ञान पब्लिश हुए। ये ज्ञान तो ऑलरेडी है। अब चांद की रोशनी पर कितने सारे फायदे हो रहे हैं वो तो एक बहुत लंबा विषय है ना, लेकिन करके कुछ देखें तो भाई कहते लेट द नॉवेल थॉट कम फ्रॉम एवरी साइड। हमारे उपनिषद का पंक्ति है कि अच्छी ज्ञान जहां से भी हो उसको स्वीकार करें। ये चीजें हैं सर, उस आइडियाज को कन्वर्ट करें। आप मान ले, अभी हम लोग चूंकि एचसी, हम लोग भी मानते हैं एचसी वर्मा सर हम लोग के जीवन में नहीं होते तो विज्ञान नहीं पर, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट जगाया कि कनेक्ट नेचर के साथ रह के पढ़ो। दूसरे हमारे सोर्स हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो नए नए, हर एक पीएचडी स्टूडेंट्स, मास्टर स्टूडेंट जो होते हैं, थीसिस का कार्य, नया कार्य होता है। ये सारी चीजें हैं, और प्रेरणा तो मिलती है लोगों को नेचर से प्रेरणा मिलती है। इसलिए अभी मुरली मनोहर जोशी जब हमारे भारत के शिक्षा मंत्री थे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में संस्कृत एजुकेशन को कंपलसरी किया गया, करने की योजना बनाई। वो हो नहीं पाया था। हम लोग उसमें, मुझे लगता है कि 11th-12th में पढ़ते थे, मुझे याद है। तो अगर संस्कृत एजुकेशन हो तो संस्कृत में तो बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं। तो स्टार्टअप की जो योजना है, बहुत सारे स्टार्टअप क्रिएट हो सकते हैं अगर लोग उस तरफ जाए ज्ञान को। और ज्ञान का खजाना तो भारत ही है। भारत ही है। So anyone else? एनी Like कोई to क्वेश्चन? ग्रेविटेशन के लिए है तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन दिया, बट स्क्रिप्चर्स में तो ऑलरेडी गुरुत्वाकर्षण का चर्चा हुआ था। हाँ उसने रीपैकेज कर दिया, हाँ, हमें फार्मूला दे दिया। बात इसलिए करें कि आप वेदों को पढ़ते हैं, मैं text थोड़ा को- इसमें ना एक इंटरवीन करूंगा। हम लोग बार बार कहते हैं ना वो डिस्कवरी था, वो invention इन्वेंशन नहीं नहीं था वो। That was something तो that- डिस्कवरी और इन्वेंशन में बहुत फर्क होता है। हम सूरज को आज पहली बार देखेंगे तो इसका मतलब नहीं होगा कि सूरज को हमने इन्वेंट किया। इन्वेंशन अगर हम कहेंगे तो मेरे ख्याल से मैनकाइंड का सबसे बड़ा इन्वेंशन रहा होगा फायर का, व्हील का, एग्रीकल्चर का। सर मैं एक चीज में ये सब था हमारा, इस तरह से हमने बनाया है। हाँ, इस तरह से सोचेंगे तो बहुत सारी नई नई चीजें निकल के आई।
जैसे राजीव से कह रहे जैसे आप सारे सबको मैं इनवाइट करता हूँ, आप आएंगे, नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर हमारा देखेंगे, सर गए हैं, तो आपको लगेगा नहीं कि बिहार में हम लोग, आप नहीं देख पाए होंगे, आपको लगेगा कि वर्ल्ड क्लास सेंटर है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने बहुत मेहनत से उसको एस्टेब्लिश किया है, और हम लोग करीब 200 के करीब इंटरनेशनल रिसर्च भी पब्लिश, उत्साह बढ़ता है, समस्याएं आती है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस तरह से सोचेंगे आप कि वहां ऐसा तरीके से उसको रीवेरीफाई, रिसर्च का मतलब ही सर्च को री करना, कुछ तो नया नहीं कर रहे, सर्च चीजों को ही आप री कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, तो बहुत नई नई बातें निकल के सामने आ सकती हैं। और स्टार्टअप के लिए तो आपने जो ये बनाया है, सारे आइडियाज को ले जाइए ना, बहुत कुछ हो जाएगी, है ना। मैं तो कहता हूँ वो जो घर वाला काम है, घरा जो बनाते हैं, उससे नई नई बातें आ जाएगी, बहुत नई नई चीजें आ जाएगी, है ना। वो देखिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट था कि हीट पुआल को मिट्टी से ढकता है और हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता है वो, और उसी कॉन्सेप्ट में हमारे जर्मनी ने मफल फर्नेस बनाया, अंदर में ऐसा स्ट्रक्चर कर दिया, उसकी हीट एनर्जी बाहर जा, हम लोग उसमें मटेरियल डाल डाल के हीटिंग पंचिंग करते हैं। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर को जाके देखिए, दीवारें जो होती थी इतनी मोटी है, एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है। और अभी जो हम लोग एसी यूज कर रहे हैं, कहते पटना में इतना पॉल्यूशन है ना, इतनी गर्मी पड़ रही, अगर एक अपार्टमेंट में 40 फ्लैट है, तो कम से कम एक मोहल्ले में 1000 फ्लैट तो है, और उससे 1000 कम से कम 2000 एसी तो लगे हैं एक मोहल्ले में। सारे एसी से जो पॉल्यूटेंट मटेरियल निकल रहे हैं, वो क्या कर रहा है, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, तो सोर्स इतने जो पॉल्यूशन मटेरियल है, ऑल आर नैनो मटेरियल्स, मैक्सिमम माइक्रोन साइज टू नैनो मटेरियल्स, है ना। लेकिन हम उसको आंख से नहीं देख पाते। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे यहाँ आइए, देख लीजिए, हम दिखा देंगे वो सारी चीजों को, है ना, कितने सूक्ष्म है वो लोग। तो इस तरीके से जो फ्लोट कर रहे हैं एयर में, वो सारे नैनो स्केल मटेरियल मोस्ट ऑफ देम। आप रोड के किनारे जो लोग बैठे हुए हैं, काम करते हैं, मजदूर लकड़ी का काम करते हैं, या फूल उड़ता है, वो सारे देखिए उसका लाइफ बहुत कम हो जाता है, क्योंकि माइक्रोन साइज से नैनो स्केल पार्टिकल्स उसके अंदर में जा रहे हैं। तो इस तरीके से सोचेंगे, बहुत सारी समस्या क्रिएट होगी, तो आम जनता को भी खुल के सामने आना पड़ेगा। हमारे एक चीज और है, हमारे राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को, वैज्ञानिकों के साथ, शिक्षाविदों के साथ भी बैठनी चाहिए, तो ये समाधान कुछ हो सकता है। भले माहौल कुछ और है, वो एक अलग चीज है, सुनते नहीं है लोग, वो अलग चीज, लेकिन प्रयास करते रहना है ना। इसी पर हम आपसे कहना चाह रहे हैं सर, आपका सहयोग भी चाह रहे हैं, और पहली बार हम यहाँ आए हैं, तो हम बोला गया कि आपका हम एक फेसबुक जैसा एक बहुत बड़ा एक बहुत ही कानूनी और बहुत ही बुनियादी अनुशासित एक प्लेटफॉर्म नाटक करना चाह रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। आज हम एक फेसबुक या व्हाट्सएप या गूगल यूज करते हैं, जस्ट एक ग्लोबल सिटीजन है, मतलब कहीं भी मतलब आप एक सेकंड में आप अमेरिका पहुंच जाते हैं, रसिया पहुंच जाते हैं, चाइना पहुंच जाते हैं, एक ट्वीट से, एक फेसबुक जैसे। तो इसका उपयोग जो सार्थक होना चाहिए देश को आगे बढ़ाने में, देश को इकोनॉमी बढ़ाने में, वो चीज नहीं हो पा रहा है, चर्चा का एक केंद्र रह जाएगा और उसका नहीं हो पा रहा। तो हम इसमें चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें हो, और इसमें जैसे कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, अनाप शनाप कह रहे हैं या फिर गलत लैंग्वेज, उसके खिलाफ कोई एक्शन तो होता नहीं है। तो इसमें कोर्ट से हर कंट्री के लिए, और ये बिल्कुल इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म होगा, इकोनॉमिकल होगा ये, और इससे रेवेन्यू इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इस पे सर अगर आप सहयोग तो आप अलग से मिल लीजिएगा, राजीव जी हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइबर के जो भी पोस्टिंग्स होती है उसके लिए गाइडलाइंस भी निकाली है, पहले नहीं था। तो चाहे न्यूज हो, चाहे आप इंडिविजुअल कोई पोस्ट कर रहा है, उसके लिए पूरी गवर्नमेंट जो है गाइडलाइन निकाला है अभी, तो उसको भी हम लोग शेयर कर देंगे आपके साथ। आप अच्छा चीजें तो करनी, एक चीज और है सर, अंधकार को क्यों धिक्कारे, उससे अच्छा एक दीप जलाए, ये भी काम करते रहना चाहिए हम लोगों को। सही बात है। और अच्छी बात है, इस तरह के आइडियाज को लेना चाहिए। अच्छा काम कर करके कुछ अपनी कामों को इकट्ठा करें, तब दुनिया को बताते हैं तो थोड़ा सुनते भी हैं सर। Thank you, sir. Now I would request Honorable Shri Vibhas Kumar sir to enlighten us with his words of wisdom. Before I start, I must thank Dr. Rakesh Kumar Singh. Today in this room, and for the people who are connected,
you have opened another thought process and you are well connected with the present practice, present research, with the old practices, with us. So it's very, very thoughtful. I start with welcoming Dr. Rakesh Kumar Singh, who is the head of nanotechnology at Aryabhatta. I also am thankful to Kumud Kumarji, who is a CEO of CIMP and CEO of CIMP DIF. I'm also thankful to very, very successful entrepreneurs, startup owners, incubators, all are sitting here. Very good evening to all of you. And for those people who are also connected, about I think 20 people are already connected. Very, very good evening to all of you from my side. I'm Vibhash Kumar. आज ही के दिन 11th May 1998, right? At Pokhran, something happened. Okay, we all know what happened. But then India sent a message to the world. क्या मैसेज भेजा? कुछ मैसेज भेजा? क्या मैसेज भेजा? What is that? India has emerged as a technologically advanced country, right? We have the atomic power, right? Which was a very, very bold statement to all the developed country, right? And today we are here to celebrate, commemorate that very event every year. सर ने जैसा बताया, और भी हम बहुत सारे डे मनाते हैं, लेकिन आज के दिन हम मना रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राइट? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे में हर बार कुछ थीम होता है. तो मैसेज मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो 1998 में कंट्री था और आज जब हम 2024 में हैं, तो क्या लगता है हम वहीं खड़े हैं या हमने बहुत कुछ बदलाव देखा? वर्ल्ड इज चेंजिंग, कंट्री इज चेंजिंग. तो एक छोटा सा, पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम एक आप लोगों को वीडियो, चूंकि आप लोग बड़ा, खैर सरकार थैंकफुल है, कुछ तो क्वेश्चन आंसर हुआ, राजीव जी का भी थैंकफुल है, लेकिन आप लोग जब भी आते हैं, पिछली बार भी आए तो बड़ा एक तरफा माहौल रहता था. हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो उसको थोड़ा ब्रेक करने के लिए इस बार मैंने थोड़ा ब्रेक किया. तो एक छोटा सा वीडियो है करीब 9 मिनट्स का. मैं चाहता हूं उस वीडियो को आप लोग देखें कि आज से हम बात करें 25-26 साल पहले 1998 में, आज से ठीक 26 साल बाद 2050 में वर्ल्ड कैसा दिखेगा. ऐसे काफी वीडियो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक थॉट प्रोसेस खोलने के लिए ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा सा आप लोग का इंटरेस्ट भी जगेगा. काइंडली. Since the turn of the century, technology has rapidly improved. Our reality is filled with things that would be a dream in the past few decades. थोड़ा आवाज और करो. I was curious about what the next 30 years would look like. So I did a little digging into what life might look like in 2050 for us. Let's take a look. Nanotechnology. First, let's take a look at nanotechnology. Over the years, scientists have made it. इसमें बहुत सारे फील्ड में क्या क्या हो रहा है दिखाया जाएगा. आप लोग अगर जिसको भी जिस फील्ड का कुछ इंटरेस्ट लगेगा उसको आप थोड़ा नोट करना. वी कैन डिस्कस, राइट? थैंक यू. Since the turn of the century, technology has rapidly improved. Our reality is now filled with things that would be dreams in the past few decades. Seeing how the past is unfolded, I was curious about what the next 30 years would look like. So I did a little digging into what life might look like in 2050 for us. Let's take a look. Nanotechnology. First, let's take a look at nanotechnology. Over the years, scientists have made exciting developments and discovered numerous innovative applications for nanotechnology. As it stands, nanotechnology has the potential to change life as we know it. Experts in the field believe that nanobots will, in the future, be fitted into our brains to connect us to the virtual world more readily and faster. With the use of brain-computer interface technology, the mind and computer will be one, making humans very powerful beings with access to endless information and solutions to problems that the mind wouldn't be able to solve. If nanotechnology reaches that stage, there may be no need for gadgets like phones and calculators. Well, this is very exciting for the students of the future. Looks like math will not be a universal challenge much longer. 3D print technology.
The next tech advancement that we can expect in the future is the rise of 3D print technology. 3D print technology is already advanced, but we can expect it to be even more advanced in 2050. Right now, we have 3D printed tools and homes. In the future, we will be able to print more tools and perhaps even some modes of transportation if bigger machines are built. This technology will also become more accessible to everyone who may want a 3D printer, making the possibilities of what can be printed infinite. If the current trend of open source 3D printable files continues, it will not be long before everyone prints their own large objects like furniture and weapons. Well, here's an idea. How about developing an affordable 3D printer for food? That could be the end of world hunger, despite global warming. Medical. Now we go from the extinction of phones to the eradication of death. Well, by 2050, the finality of death may be a thing of the past. With the brain connected to a computer through BCI technology, the information stored in our brains can be transferred into a hard disk like computer files. That means the data, including memories, can be retrieved and uploaded into another being, maybe a more advanced humanoid robot. This way, the best minds in every field will be preserved and able to continue working on innovations. Another improvement to consider in the medical field is that serious diseases like cancer will be cured. The only downside to this development is that अगर आप अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान हैं, आप बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी अपना काम और कमिटमेंट सही is that every new technology is very expensive when it first comes out, so the rest of us may not have access to this literally life-saving technology for a while. Transportation. Something that we may have access to is transportation. In 2050, transportation will have immensely changed, with experimentation focused on self-driving cars already underway from car manufacturers such as Tesla. It is not much of a stretch to believe that by 2050, the technology for fully automated vehicles will exist. Some notable advantages of such automated vehicles include a drastic reduction in traffic-related deaths because the vehicles will collaborate with traffic control systems. Another advantage is the change in lifestyle that self-driving vehicles will bring. With no need to man a vehicle, people will be free to choose whether to relax or be more productive as they travel. A lot of free time, considering the amount of time spent in traffic. Another interesting development is the Hyperloop One project by Elon, which aims to move the bulk of public transportation underground. With the use of electromagnetic levitation at historic speeds of 310 kilometers per hour, this train presents the opportunity for a faster, cheaper, and cleaner mode of transportation. And if more people opt for it, then there will be even fewer traffic-related incidents. Fuel. Still on transportation, the fuel used in all future transportation modes will be renewable energy. Currently, the world is plagued by global warming and the threat of depleting natural resources. So we do need to be looking at adapting to a more sustainable source of energy. Now, Hyperloop One is exploring electromagnetic levitation, and the automobile industry has also been looking for ways to reduce harmful vehicle emissions. These are all efforts aimed at achieving the goal of stopping the use of carbon-emitting fuels. Besides those, research is being done on the ocean's wind, solar, and thermal energy. One company in particular, Bluerise, a specialist developer of ocean thermal energy conversion, is working on a project that could completely phase out the use of fossil fuels. Hopefully, Bluerise and their colleagues will be successful soon enough to alleviate some of the environmental problems we face. Space exploration. Now, if there is one thing that has been mentioned as a mitigating option for our current environmental challenges, it's space exploration and colonization. Companies like SpaceX and Blue Origin are set on revolutionizing space technology, with goals of spatial exploration and ultimately enabling people to live on other planets in colonies. With all the strides already made, by 2050, space tourism will also be a reality for those who can afford it. The possibilities for holiday destinations will expand to include places like Mars and the Moon. Unfortunately, a trip to orbit will be significantly expensive, making it exclusive for the extremely wealthy, at least at first. Artificial intelligence. Something that may be available for everyone is artificial intelligence. Already more advanced than most of the innovations mentioned here, the development of artificial intelligence will only get better through the years. Experts in the field believe that AI will surpass the processing power of living brains. That wouldn't be scary if it didn't open the door to the robo-apocalypse. Luckily, scientists still have to figure out how to impart all the important human values into an AI before it can become a part of our everyday life. But the rise of AI will, of course,
chatbots change the face of the workforce. Not only that, but the job market will also face radical change. And with the way things are going, about half of the world's current jobs will be extinct, taken over by AI machines and robots. In 2050, the world will be more interconnected and even more driven by data than it is now. Some of us will definitely need to consider a career change. Education. As the job market changes, education will also see some significant changes. Already, there has been an increase in digital learning, especially during the pandemic. By 2050, completely digital schools will be commonplace. Even if we have physically attended schools, they will have no need for books, using tablets and laptops instead. For higher education, experts believe that more than 70% of the student population will be enrolled in online degrees, making education more globalized. A rather welcome step in the right direction if we are to make good education accessible to all, I believe. Online degrees may even be taught by AI-powered robots. At that time, I imagine the robots will be able to prepare course material, give lectures, and mark assignments. Sadly, you may be unable to twist your lecturer's arms and give you a deadline extension. The metaverse. Now we move on to the metaverse. Since Facebook CEO Mark Zuckerberg announced it, virtual reality and AI have been assimilated into our everyday life through the social media giant. For those who may be a bit confused about the metaverse, you're not alone, and you've come to the right place. The metaverse is a virtual reality computer-generated environment in which you can interact with other users through AI-enabled software. So it's about simulation, with avatars representing users. As metaverse functions get more developed, by 2050, it will be able to offer a full virtual experience that includes shopping to travel right from the comfort of your own home. People will have the option to share their virtual experiences with the world. Imagine taking a trip to your favorite holiday destination with your family, only you're not physically there. That's what the metaverse will offer. It seems to me like the more we get connected, the more we stay apart. Money. Next is money. Even though we will still use money, one thing that has been used less and less over the years is cash. Keeping up with that trend, cash will most likely no longer be used in 2050. All transactions will be done virtually, and new modes of financial transactions will emerge because of AI and decentralized finance. As the world slowly starts to adopt those technologies, we may not even have to do our own grocery shopping anymore, making traditional paper and plastic money even less useful. Like Tesla, which orders its own car parts as needed, our automated pantries and refrigerators may order our groceries. No more getting the wrong milk, or even running out of milk. Real estate. Speaking of the automation of home appliances, the homes in 2050 will also be completely automated smart homes. Although smart homes already exist, the developments that will be available in the next few decades will be a great improvement to what we have now. Smart homes in 2050 will have full AI activation functions, allowing the home to sense our moods and requirements without giving it a single command. Additionally, interactive hologram televisions will exist, meaning that you can verbally call up your hologram TV and it will appear right in front of you. The best part, you will never have to look for the remote again, because you can control the TV with your mind using nanotechnology, as discussed at the beginning of the video. So with that, we have come full circle in this video of exploring what our lives will look like in 2050. To be honest, this is just an exercise of imagination, and I realize that not everything discussed in this video will come true. However, you'd have to agree that none of this is too far-fetched either, as humanity has already planted the roots of many of these technologies. Anyways, one thing is for certain with how technology is progressing. I have no doubt that the world will be very different by 2050, but I do hope that our current societal systems and structures will be able to cope with these coming innovations. So, what do you think of these future innovations? Do you think this is what life will look like in 2050? Let me know in the comment section below. If you enjoyed this video, hit the subscribe button and continue watching by clicking on one of the cards on your screen. See you in the next one. Thank you very much for patiently watching the video. The purpose was just to open some thought process. If you have heard in the last, it has also said that some of the things are mostly it is imaginary, but maybe many of the things can become true in future. One or two things are already sir hai yahan pe nanotechnology ke. So one or two things are already we are using it. One of them is AI. Everybody is using it, right? Now, why are we discussing this here? हम यहाँ पे इस वीडियो को या इस टेक्नोलॉजी को आज के दिन में today is National Technology Day. One of the idea is that these researches, although it has said that even if it comes, it will not be affordable, but such researches require lot many efforts, right? Lot many researches, lot many
works which sir was telling, that Suchma work, detail work, whatever. So it requires a lot of research. And one of the things India is doing nowadays, where India is progressing very fast, is startup ecosystem, right? So startup ecosystem is giving a real boost to all those thought process. So one or two ideas where whatever you all are working, you have to believe yourself that things are going to change and you have to work on that direction. What is the theme of today's National Technology Day? Anybody? From school to startups, ideas to ignite, right? तो ये स्टार्टअप पे जो हमारा इतना बड़ा कंट्री वाइड जो ये थ्रस्ट है, it is only to move to the direction of such technological advancement which will be there. One or two will be true, or maybe a driverless car is a true reality today. If you go at some of the ports in Europe, you will find that entire unloading of the cargo and movement of the what we call here trucks or the movement is all manless, humanless. There is nobody, right? So some of the things are already reality. People are talking about going on holidays. Another thing is digital twin. Lot many people are in this world have a digital twin. So it was showing that video, right? So with all those, what is important is we must start thought process, right? Once you start thought process of working on a particular day, जैसे आज के डेट में, this is a very reality, right? Everybody cannot survive without. And another good point is the Asia, this part of the world is doing fantastically well compared to the Western part in startup journey, right? All the mobiles which are manufactured in the world, 80% are manufactured in Asia, India, China, Japan, and all. So we are fortunate in some way that a startup journey, startup revolution has taken up true momentum in this part of the country, this part of the world, right? However, we must realize that whatever is happening in China, it takes some time. Let us accept it, that technology and all, it takes some time for it to come to India because they have gone little ahead. How they have gone little ahead? That this is startup, this invention, this manufacturing, this help of technology, they started little earlier than what we have started. However, our nowadays, the momentum which has gathered is already sending signal that we are going to catch up the most advanced countries, right? How it is going to be possible? It is going to be possible only when such startups like yours are performing and thinking about doing new things, right? So the help of technology today, anything which you are doing, Sir ने बहुत बढ़िया बताया, he is the best example today that nanotechnology, the most modern technology which we is using, he is taking help of Vedas, Puranas, and all those, what our grandmothers and all were doing it. So that's a research going on. Whatever you people are also doing, you must not forget that we have to take help of technology. अभी हमारे यहाँ पे एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं, इनकी एक डेयरी है, बट डेयरी में ये आप जहाँ पे जर्नी है, सॉरी हम आपका एग्जांपल लिए, जस्ट आपको जानते हैं, तो ये जर्नी भी आज के डेट में जब इनका विजन होगा, जो हमें बहुत क्लियर है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो वर्ल्ड के जो बेस्ट डेयरी है न्यूजीलैंड में या कहीं और भी जो भी है, हमने एक दो वहां देखा है, तो वहां क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उससे आप अपडेटेड रहेंगे, तभी आपकी एक जर्नी को आप प्लान कर सकते हैं. ये जर्नी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में या एक वो जो सर भी थोड़ा सा एक बता रहे थे ना कि बस पैकेज एंड ऑल कल ही चाहिए, वो ऐसा होता नहीं है. स्टार्टअप में कोई भी स्टार्टअप की एक जर्नी होती है, राइट? सो यू हैव टू प्लान योर जर्नी अंडर द गाइडेंस ऑफ your mentors, all your people who are helping you people, but you must have some vision where the technology will help you a lot, right? Let us talk where we are sitting here in Bihar, right? This part of world, what is easily to be addressed? What can be easily addressed? Which area of the business? हमारे जितने startups हैं, उसमें
दो फील्ड में स्टार्टअप सबसे ज्यादा काम कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वन इज द एग्रीकल्चर, सेकेंड इज द हेल्थ, राइट. सो ये दो फील्ड ऐसा है जहां पे हमें बहुत सारे, जो अभी देखे वो हाइपरलूप का और वो रिसर्च का, और वहां इन्वेंशन की जरूरत नहीं है या इनोवेशन की जरूरत नहीं है, राइट. एग्रीकल्चर पे वी कैन डू फैंटास्टिक विद द लिटिल हेल्प और मोर हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी. सो आर वी अवेयर दैट एग्रीकल्चर पे बहुत सारा काम यहाँ हो रहा है और देश भर में हो रहा है? वी आर अवेयर, right? So one area which I took a paper of McKinsey, which is recently he has published. What is happening in India? I was just going through, and I like to share some of the points from this paper, right? One is that agriculture, our country is agri-based economy, right? So earlier, when we were kids, हम लोग क्या पढ़ते थे? हमारी 80% आबादी है, our 80% population is dependent on agriculture and lives in village. Slowly the migration has started. However, still if we look our economy, हमारी GDP कितनी है? We talk every time we are talking, we are around 3.5 trillion dollar economy, right? That's our GDP. And we are talking that in next 4 years, 3 years, we should be 5 trillion and thereafter 10 trillion. 20% of that comes from agriculture, which is quite substantial. The another thing हम आप लोगों को, जैसे सर ने थॉट्स दिया, एक और थॉट आप लोगों को देना चाहते हैं. फार्मिंग लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, उपजाऊ जमीन, राइट, हमारे पास चाइना से ज्यादा है, ठीक है. स्टिल आवर प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, पर यूनिट is almost half that of China. I'm just giving China as an example. Why I am giving this example? That we produce about 3 tons of rice per hectare, whereas China produces about 6 tons. मैं एक थोड़ा सा वो कर दूंगा सर, जो गवर्नमेंट का हमारा डेटा कलेक्शन होता है, दैट इज नॉट एफिशिएंट. ठीक है, बट डायरेक्शनली ओके. इन अदर वे आई एम सेइंग कि बिकॉज़ दिस डेटा, मतलब व्हेन आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट टाइम से डेटा देखते हैं, उसमें एक मैंने लूपहोल उस टाइम भी मतलब सोचा था. नो डाटा इज परफेक्ट. दैट इंडिया में बहुत सारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में करते हैं लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी, जो गवर्नमेंट डेटा. बट देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च पेपर व्हिच ओनली डज रिसर्च फॉर ऑल सच डेटा आल्सो, फॉर गेटिंग द इंडियन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल. So directionally what I am giving a point here only for thought, that there is lot of scope for in agriculture area. You can have vertical yield farming. Yield के लिए only point I am saying, I am not here for any statistics. Yes. I am only giving that in India, with the help of technology, with the help of digital help, which I'll be also talking little bit of it, we can improve a lot. There is a lot of work with lot of scope in agriculture. So those people who are working in agriculture, the another, let's say, lot of startups are already working. One of them is DeHaat and all. They are doing $1 million of funding and all. And उन लोगों ने जिस तरह से काम किया है, that is another example where there is a lot of scope for so many other startups. Since we are sitting in the ecosystem of a startup, my purpose is only to guide you, give you some points here, throw some points here, which can ignite some people who are working on agriculture, right? So one of them is, with the help of digital technology, we can do wonders in the field of agriculture, right? यहाँ पे बैठे हुए हैं एक्सपर्ट एक, तो हम लोग उनका भी हेल्प लेंगे, और जो नए इंक्यूबिटी हैं, we can take help of them. But the research paper says, this paper which I am talking of McKinsey, that up to 35-40% of yield is possible with the help of lot of constraints, digital constraints, which can be addressed. हमारे part में, let's take this part of the country. What are the constraints which our farmers are facing? Simple, माने ऐसा कुछ नहीं है. एक तो है कि हमारे farm sites बहुत छोटे हैं, Small land chunks. Small land chunks. ठीक है, हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं है, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है. वी स्टिल आर डिपेंडेंट ऑन आवर सेंचुरी लॉन्ग जो भी प्लॉइंग का है और कल्टीवेशन का है. लेट अस लीव सम एग्जांपल्स तो है, उसी एग्जांपल्स के बल पे हम लोग आज यहाँ स्टार्टअप की बात कर रहे हैं. देयर इज अ स्टार्टअप हु इज वर्किंग अंडर, आई थिंक
CIMP we have also, who was working on the improving the tools for cultivation. What was his name? Last time he was with Fatum. Fatum. So there are such startups who are working to improve the tools for meeting the particular type of soil, right? If I remember correctly, his picture. Yes. But we have a area where we can, lot of scope is there, right? Another problem or another area where a lot of research is taking place is the soil data. Soil data, किस एरिया में क्या कल्टीवेशन होगा, वो हम अभी भी वहां के जो लोग रहने वाले हैं, विलेजर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्हीं से पूछते हैं यहाँ क्या होता है, ठीक है, बट वी डोंट हैव मच साइंटिफिक डाटा टू एक्सप्लोर and work on what else can be developed in these farms, right? Because soil ka data digitized nahi hai. So I am throwing a point that somebody can work where the entire state ka data, soil ka data, what type of soil we have, what type of cultivation can be further enhanced there or can be grown. I was talking to a district magistrate in Baka, and he says कि सर यहाँ तो पहले वही होता था जो नॉर्मल होता है, धान, चावल, दाल, बट ही स्टार्टेड कल्टिवेटिंग सम हाई प्राइस जिसमें हाई रिटर्न्स हो कल्टिवेशन, नॉट ओनली मशरूम्स, berries and all those things. So there are, if we have any startup working who develops the entire soil data, digitize it and make it available. I don't know, somebody who's working on this field can give some more light. Whether such startups are existing, even the Dehat and all. Lot of startups are there today where you can give a free call, free advice, free video, what to cultivate, how to cultivate, what fertilizer to be used. But this data is not there right now. So this can be one of the good idea, using the technology and developing it and monetizing it. Another area which a lot of people are working right now is the supply chain, right? Supply chain पे बहुत सारा काम हो रहा है, and there is lot of scope is still there where a farmer needs, what a farmer needs. पिछले साल 2 साल पहले भी हम लोग एक स्टोरी पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में कि किसी ने कैबेज की खेती करता था और जब मंडी में गया वो ले जाकर तो उसका जो स्लिप मिला तो कुछ 1 रुपए या 8 आने पर किलो वही छोड़ दिया. So he decided to destroy, right? He has invested. So there are a lot of things. So what is to be addressed? What is to be addressed is you have to digitize the mandi, the supplier and buyer, so that he gets the best price. On that field, lot of startups are working, but still there will be lot of scope to work in that area. अगर कोई इस पे काम करना चाहे तो कुछ सप्लाई चेन के लोगों के साथ और कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड वाले जो लोग हैं उनके साथ काम कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ में, राइट? Whereas another area in our agriculture is the fruits. हमारे बहुत सारे fruits waste हो जाते हैं because of not having proper storage and all, some lychee and all because of the cold chain requirement. So उस पे भी बहुत सारा काम होता है. One or two more areas where we lack is the other day I had gone to a battery shop, right? I had gone for a battery shop for my UPS in Saguna Mode. I'm just giving a practical case recently. And there two farmers came. और उनके पास 2 बैटरी थी. तो बोला 1 साल हुआ खराब हो गया, मुझे किसी तरह से शाम तक इसको ठीक करके दे दो. I was just sitting, मेरा UPS वो फिट कर रहा था, and I was asking कि आप क्या करते हैं इस बैटरी से. तो वो बोल रहा था, बताया कि उसने उस बैटरी को यूज करके इलेक्ट्रिक वायर वो अपने खेत के सामने लगाता है, जिसमें करंट पास करता है जिससे जानवर नहीं आए. Now the area is, the problem is lot of farms, vegetables are destroyed by insects as well as animals, right? वो नीलगाय आता है, क्या आता है, वो करंट लगाते हैं. So I just remembered that there are startups in other part of the country who have developed some equipments, right? With the help of technology, when the light moves, that also runs on battery. तो उससे animals आते नहीं हैं. So another area is, this is not the only solution, but the problem is known that the villagers are today facing problem of
their crop being destroyed or their whatever they are growing is being destroyed either by insects or by animals. तो वहां पे सर लोग और जो भी स्टार्टअप्स लोग हैं उन लोगों के हेल्प लेकर if somebody can work, there is a lot of things to be addressed and there is a lot of demand will be there. There are many fields. One of the thing I was just going through, a lot of funding is there and I like to share that कौन से फील्ड में काम हो रहा है अभी. एक है क्रिएटिंग सस्टेनेबल, हाँ जो एक और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, विलेजर्स को फाइनेंस में अभी भी बहुत सारा लोग, इतने माइक्रो फाइनेंस इतने बैंकिंग आ गए हैं, बट अभी भी हमारी फुटप्रिंट्स, हमारी भी माइक्रो फाइनेंस की रीच रिमोट पार्ट ऑफ विलेजेस में नहीं हुई है. और हमारे विलेजर्स के बच्चे लोग जो बड़े हो गए कहीं बाहर चले गए, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको पूरा नॉलेज नहीं है और उसका फायदा लेके मिडिल मैन लोग बहुत सारे बेनिफिट उठा रहे हैं. सो somebody can still develop to remove those intermediaries, right? So that directly उनको finance का help कर सके, उनको एक genuine rate पे आप उनको जो banks हैं, money lenders हैं, financing institutions हैं, but उसका misuse हो रहा है because of some technology and all. और उस पे आप लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं जो फिनांसिंग के लिए काम करें और विलेजेस को आप फिनांस दें अपने एरिया में, अपने विलेज में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में. तो उस पे बहुत सारे वैसे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं कंट्री में. तो क्रिएटिंग सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इज वन एरिया वेयर लॉट ऑफ फंडिंग आर देयर फॉर द स्टार्टअप्स. आई एम नॉट रीडिंग आउट द फंडिंग डाटा बट लॉट ऑफ फंडिंग इज टेकिंग प्लेस. अनदर एरिया इज मशीनरी एज सर्विस. आप लोगों ने सॉफ्टवेयर एज सर्विस का नाम सुना होगा, SaaS. मशीनरी एज सर्विस आप लोगों ने सुना है या कोई यूज कर रहा है? कोई स्टार्टअप अभी है यहाँ पे? बिहार गवर्नमेंट में ट्रैक्टर हमारे पास है. आप कितना हमेशा हो सकता है अपने ट्रैक्टर को नहीं यूज कर सकते हैं तो आप दूसरे को सर्विस पे दे सकते हैं. With this model, Mahindra has come, Mahindra has given, which is offering the tractor on service. हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा छोटा विलेज का हमारा लैंड पार्सल है, बट आई नीड द ट्रैक्टर. ठीक है, वो बैल से हमारा काम नहीं हो रहा है. सो nowadays some startups have come up with the mini tractors also. They have also developed and there are service providers like Mahindra and all who are also offering this service. बिहार गवर्नमेंट का भी कुछ बता रहे हैं. कस्टम हायरिंग उनका है जिसमें प्रमोट कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर शुड टेक एंड देन दे कैन गिव ऑन. हाँ, सो दैट इज अनदर गुड थिंग. सो यू पीपल कैन आल्सो, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने मशीनरीज एज ए स्टार्टअप, आई ओन द मशीनरी एंड स्टार्ट गिविंग. आई नो लेट्स से राजीव जी जिनके पास 50 ट्रैक्टर है, इनका बड़ा सा लैंड का है, एंड आई नो समबडी हु नीड्स इट. आई हैव टू कनेक्ट उबर मॉडल, राइट? Somebody needs its aggregation. I'll collect all the information of the people in my area, let's say 30 kilometer, 50 kilometer, 100 kilometer, whatever. Somebody has some equipment and it cannot be thought of only. I'm just brainstorming ये आपका कहना कि ये नहीं हो, we are only taking help of tractors. There can be other machinery, thrasher, rice thrasher and all. So people are working and they are getting lot of fund. Then lot of on the agri education, lot of startups are there who gives the information what to grow, what is suitable for that area, what is suitable for your land based on the historical land area and all. वहाँ धान की खेती होती है, which I have said that can also be improved. Then lot of people are also working on biotechnology, right? Biotechnology, supply chain, digital advisory, platform for multiple segments. एक काम कर रहे हैं दूसरा में काम कर रहे हैं. Then B2B. So lot of areas are there in agriculture. The point I am saying that if you are good idea, if you are working on those startups, fine. But for those people who are here and looking for agriculture will be one area where a lot of help of technology is still, lot of scope is there, lot of potential is there. What I gave example that other some countries have per unit area of land, they are growing higher. Israel is example which grows so many things in very, very small parcel. So I'm not giving example of Singapore as a small country has developed so many technologies, so many cities, so many advanced cities. I'm just saying that at least in those areas where you are there, you have a lot of scope is there. And this National Technology Day and all are to remind us that within us,
there are people, there are inventors, there are scientists. आज सर को हम आप लोगों के आने के पहले सुन रहे थे. So many inventions are there. A lot of successful entrepreneurs are there. So today we are here to just celebrate and re-energize. हमारी जो एनर्जी है उसको हम फिर से एनर्जाइज करें. We are on the right track, or maybe we have to slightly leverage into some area. We can do it and take advantage of so many ecosystem, startup ecosystem, which wonderful work is being done by यहाँ पे जो बैठे हुए हैं. इनसे मैं इतना ज्यादा मैं बता रहा हूँ ना कि इनसे इंस्पायर्ड होता हूँ. He is doing so many things for the startups. He does all the functions, all the events in there. So I'm really feeling grateful that such meetings are there. Almost I think week में 2-3 तो हो ही जाते हैं. So you people are fortunate. There a lot of ecosystem is there. Take advantage of it. Take advantage of people around you. With all these words, I am really thankful for everybody for patiently listening to me. Thank you, sir, for your insightful knowledge. Now, I would like to invite Honorable Vinod Kumar, sir, to present his vote of thanks. बोलना चाहिए. और किसी को कुछ बोलना है? Anybody can. सर बैठे हुए हैं. वो सर भी हैं. आप सारे लोग को कुछ पूछना है. वो जो आप बोल रहे थे वो अलग से राजीव जी से बात. हाँ मिलिए. आपके यहाँ पे कुछ आज का जो सेशन था बड़ा ही अद्भुत सेशन था और डॉक्टर राकेश जी ने नैनो साइंस पे जो इतना यहाँ पर जो ये रिसर्च कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इसमें भी स्टार्टअप आइडिया यहाँ से डेवलप किया जा सकता है. तो हम लोगों का इनके साथ MOU भी है. बहुत जल्द जिनको भी मतलब अगर विजिट करना हो इनके यहाँ, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो सैलेंट से बात करके और फिर हम लोग एक विजिट जो है एक्सपोजर विजिट टाइप का स्टार्टअप्स के लिए करा सकते हैं. और ये देखना चाहिए कि कितना बढ़िया यहाँ पे सेटअप इन्होंने किया है और इनके पर इन्होंने काफी रिसर्च किया है जिसको कि कमर्शलाइज करना है. हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और विभास सर का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि विभास सर जब भी स्टार्टअप के बीच रहते हैं तो एक अलग इनका हाँ यस और काफी मुझे लगता है कि इनको भी मन लगता है लोगों स्टार्टअप के बीच. सर के जो सुपुत्र हैं आइडियन हैं और वो भी दोनों सुपुत्र स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करते हैं. तो आप समझिए कि सर का ये पर्सनल मुझे लगता है कि इंटरेस्ट भी रहता होगा. तो और एक चीज और बता रहे हैं कि हमारे जो स्टार्टअप्स आप इसकी चर्चा करिए तो आधा मिनट खाली लेंगे. हम एक पॉडकास्ट भेजेंगे आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट, क्योंकि अभी इन लोगों ने बात किया तो एक अरविंद जैन है, उनका करीब 12 मिनट का है. बहुत हाई साइट में कल 2 बार सुना हूँ किसी और कंटेक्स्ट में. तो वो सब भी हम शेयर करेंगे. ये बहुत ही बढ़िया इस तरह का जो भी आपके समझ में आए अरविंद 5 आप सर पॉडकास्ट में भेजिए. आप सुनिए और आकर के यहाँ पे ज्यादा अच्छा है. स्टार्टअप ग्रुप का वो ग्रुप होगा ना हाँ, WhatsApp. $4 मिलियन है. उसमें हमको भी जोड़ दीजिएगा. हाँ हाँ बिल्कुल. तो हम तो चाहेंगे बल्कि सर के सुपुत्र कभी अगर यहाँ आए तो उनको भी यहाँ विजिट कराएंगे और उनसे भी सीखेंगे. उनको भी हम लोग अपने मेंटर लिस्ट में जोड़ेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर का भी और विभास सर का भी यहाँ आने के लिए और हमारे जो स्टार्टअप है उनको एक नया. Thank you, sir. Now I will request Honorable Shri Vikas Kumar, sir, to present the token of appreciation to our guest, Honorable Professor Dr. Rakesh Kumar Singh. हाय सर. आपके बिना आप सर बीच में है सर. प्लीज थोड़ा सा ये फोटो हमारा वो सर. थैंक यू. वी आर ग्रेट.
Thank you, everyone. You have to say that.